नीतीश सरकार का आज अग्नि परीक्षा है और ये औपचारिकता है, ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से है। अगर एनडीए और खुद जेडीयू के विधायकों को मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा बड़े आराम से 122 के अंक को पार कर जाता है। नीतीश कह रहे हैं कि उनके पास 3 निर्दलियों का समर्थन भी है, लेकिन इस बीच आरजेडी विधायकों का जमकर हंगामा हो रहा है। सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण नहीं होगा, जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि बिहार में अंदर सदन के भीतर भी तमाम गरिमा जो है उनको तार तार होने की आशंका थी। तो ऐसे में ये देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि शक्ति परीक्षण का सीधा प्रसारण नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है गिरिजा जी कि हमें अपने ही चुने हुए माननीयों पर इतना भरोसा नहीं है कि वो पद और गरिमा का, संविधान का ख्याल रखेंगे कि हम सीधा कार्रवाई भी नहीं दिखा सकते। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई दिखाने से रोकने की जरूरत नहीं थी। यदि वो उनका आचरण ऐसा होता है जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है तो पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए। वो उस आम जनता को, उस आम मतदाताओं को पता चलना चाहिए कि जिनको उन्होंने चुन के भेजा है वो सदन में किस तरह का आचरण कर रहे हैं। इसको यदि प्रसारण रोककर दबाने की कोशिश की जाती है तो इससे कोई आचरण सुधरेगा या सदन की गरिमा बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। इसको बल्कि जितना पब्लिक के ट्रांसपेरेंट रखा जाना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हमारे आदरणीय क्या कर रहे हैं और आदरणीयों को भी उससे एक संयम की बात आ सकती है उनमें कि लोग हमको देख रहे हैं, सीधा प्रसारण हो रहा है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप भी इस वक्त जुड़ चुके हैं गिरिजा जी। सुभाष कश्यप जी, यहाँ पर फैसला लिया गया है कि जो सदन की कार्रवाई है उसका सीधा प्रसारण नहीं होगा। थोड़ी देर में शक्ति परीक्षण होना है विधानसभा के भीतर, लेकिन इसका प्रसारण जो है वो रोक दिया गया है। क्या प्रोसेस रहता है, हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहेंगे आज शक्ति परीक्षण का क्या प्रोसेस रहने वाला है, और ये जो कार्रवाई का प्रसारण रोका गया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? किन परिस्थितियों में कार्रवाई का प्रसारण रोका जाना चाहिए और क्या ये वो परिस्थितियां वाकई बन रही थी? जहाँ तक प्रशासन प्रकाश इस प्रसार को रोकने की बात है, वो मैं नहीं समझता कि उचित है या उससे कोई उद्देश्य सर्व होगा, क्योंकि टेलीविज़न कैमरों को अंदर अलाउ करना और कार्यवाही का प्रसारण करना, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जनता देख सके कि हमारे सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं और कैसा आचरण कर रहे हैं। अगर ऐसे मौके पर, जो महत्वपूर्ण मौका है, उस पर ही प्रसारण रोक दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि जो प्रसारण का मूल उद्देश्य था उसकी किसी प्रकार पूर्ति होगी या जनता में अच्छा संदेश जाएगा। जी, और आज सदन के भीतर क्या कार्रवाई रहेगी उस पर भी थोड़ा बताइए। हाँ, सिर्फ ये बात है कि जी, सदन के भीतर कार्रवाई ये होगी कि एक दिन का सत्र बुलाया गया है सिर्फ एक ही एजेंडा के लिए, और एजेंडा है मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने का। तो मुख्यमंत्री प्रस्ताव रखेंगे कि सदन को मुख्यमंत्री द्वारा हेडेड मंत्रिपरिषद में विश्वास प्राप्त है और सदन उस पर मतदान करेगा। जी जी, सुभाष जी आप हमारे साथ बने रहिए। अगर वहाँ पर किसी तरह से क्या कुछ क्रॉस वोटिंग की भी संभावना रहती है, क्या कुछ स्थितियाँ बनती हैं, उस पर हम आपसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नदीम जावेद इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता और सुदेश जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे इसी पूरे घटनाक्रम को है कि आज की स्थिति में अगर सदन की कार्रवाई रोकने की नौबत आ जाती है तो वाकई में शर्मनाक स्थिति है कि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव संयम और नैतिकता की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब खुद के आचरण की बात आती है तो स्पीकर को उनके आचरण पे भरोसा नहीं है, इसीलिए कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट रोकना पड़ गया। देखिए पिनाथ जी, अंदर क्या होगा इसका आगाज आपको बाहर से मिल रहा होगा कि बाहर जो लोग प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, स्लोगन शाउटिंग कर रहे हैं, इन्हें कम से कम एक बार लालू जी से तो पूछना चाहिए था कि ऐसा क्या कारण है जिन्होंने नीतीश जी को इस मुकाम पर ढकेल दिया कि उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। एक छोटा सा स्टेप अगर वो ले लेते तो ये जो आरजेडी के एमएलए जो बोल रहे हैं वो नहीं बोलते। इन्हें तो अपने नेता से प्रश्न पूछना चाहिए
कि ऐसी परिवारवाद में क्या है, ऐसा करप्शन आपने क्यों किया, इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास क्या है। लेकिन सब कुछ चूँकि पॉलिटिकल मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के स्लोगन्स आए हैं। और हमारा मानना है कि गैंगिंग ऑफ करप्ट जो हुआ है, ये निश्चित ही असेंबली में जब देखेंगे कि हार रहे हैं तो ये पैंडेमोनियम क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, क्राइसिस क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। और इसीलिए स्पीकर जो है उसका रोल बहुत अहम हो जाता है। नदीम जी एक युवा नेता भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। नदीम जी, हम राजनीति को बेहतर बनाने की बात करते हैं और आपके तो उपाध्यक्ष खुद ही इसी बात की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फैसला लेना पड़ गया माननीय विधायकों के आचरण के डर से, शर्मनाक स्थिति है। नहीं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वो ठीक फैसला नहीं है, इसलिए कि सदन के अंदर इस पर चर्चा होगी। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी विश्वास प्रस्ताव रखेंगे, उस पर नेता प्रतिपक्ष अपने विचार को रखेंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों का जो नेतृत्व होगा वो अपनी बात को रखेगा। और मैं समझता हूं कि सदन एक ऐसा फोरम है जिसकी बात को जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। हर तरह का विचार जो बौद्धिक स्तर पर चर्चा होगी वो लोगों के बीच में जानी चाहिए। ये नहीं जा रहा है तो मैं समझता हूं कि जो फांसीवादी अधिनायकवादी राजनीति का जो दिल्ली में चरित्र है उसका शायद असर अभी से जाना बिहार में शुरू हो गया है। दूसरी बात हमारे मित्र ने कही, बिहार की राजनीति के व्याकरण को नए सिरे से परिभाषित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। जो जनादेश उनको मिला था उस जनादेश के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। जिस नैतिकता की वो बात करते हैं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि अगर वो नैतिकता की बात करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती थी कि वो सीधे जनता के बीच में जाते और जनादेश प्राप्त करके आते। जिसको जनादेश मिलता हम समझते कि ये जनादेश ठीक है, लेकिन 2015 के मैंडेट का असम्मान करने का काम, बिहार की जनता के दिए हुए जनादेश का पूरी तरह नदीम जी, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, उन्होंने जो काम किया है दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन हमें खुद के इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत होती है। जरा ये बता दीजिए कि राहुल जी को ये 4 महीने से उन्होंने कहा कि खिचड़ी पक रही थी, उनको बहुत अच्छे से मालूम था। इस सब के बीच में कांग्रेस क्या कुछ कर रही थी? क्या उन्होंने किसी तरह के इंटरवेंशन की कोशिश नहीं की अगर स्थितियां इतने टकराव की स्थिति में आ गई थी? क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन जो था वो पूरा आपका सपना था, वो यूनिटी अगर बिखर रही है तो कांग्रेस एक बड़ी जिम्मेदार पुरानी पार्टी होने के नाते उसकी भी तो कहीं कोई जिम्मेदारी और भूमिका थी। आप लोगों की तरफ से क्या एफर्ट्स हुए? निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी को हम स्वीकार भी करते हैं। और बिहार में जो महागठबंधन बना था उस बनाने में भी राहुल जी की और कांग्रेस पार्टी की भूमिका थी। और एक बड़ा गठबंधन वैचारिक आधार पर बना था और ऐसा लग रहा था कि ये गठबंधन केवल सत्ता का गठबंधन नहीं है बल्कि विचारधारा का भी गठबंधन है। लेकिन जब हमारे नेतृत्व का एक हिस्सा और नदीम जी, राहुल जी तो लालू जी के साथ मंच साझा करने को तैयार नहीं थे। ऐसी कहानी पर काम कर रहे थे जिसकी कल्पना नेता के साथ, एक भ्रष्टाचार नेता के साथ नहीं थे तैयार गठबंधन करने के लिए। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि राहुल तो साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं, वो लालू के साथ समर्थन और साथ आने के हक में थे नहीं। उन्होंने कई जगह मंच भी नहीं साझा किया। देखिए, जब भी गठबंधन होता है किसी व्यक्ति से गठबंधन नहीं होता, राजनीतिक दलों से गठबंधन होता है। हमारा गठबंधन आरजेडी से था। आरजेडी के अध्यक्ष निश्चित रूप से लालू यादव जी हैं, लेकिन एक बड़ा दल था जिसके साथ हमने गठबंधन करने का काम किया। लालू जी स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे थे और जिस तरह से तेजस्वी यादव जी पर एफआईआर करके उनको परेशान करने का काम और लालू यादव जी के पूरे परिवार को एक इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके, संस्थाओं का दुरुपयोग करके भारत सरकार के तोतों के द्वारा जिस प्रकार से अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने का प्रयास किया गया और हमला किया गया, हम समझते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, आप कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति बीजेपी ने खेली है, बीजेपी ने जनादेश का अपमान किया है। गिरजा जी, आज तेजस्वी रोना रो रहे हैं कि बहुत बुरा हो गया, धोखा हो गया, तमाम चीजें हो गई। लालू जी मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें इसकी सुगबुगाहट तक नहीं हो रही थी कि हो क्या रहा है उनके साथ, और अगर हो रही थी तो फिर एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों कर दी है? नीतीश बहुत तेज निकले। बिल्कुल सही है। दरअसल मालूम ना हो ऐसा तो संभव नहीं है। लालू जी भी कह रहे थे कि काफी दिनों से चल रहा है मामला, राहुल जी भी कह रहे थे कि 3-4 महीने से चल रहा है सब। नोटबंदी के समय से जिस तरह की पोस्टरिंग नीतीश कुमार जी ने की थी, उससे सभी को अंदाज था कि कहीं न कहीं बीजेपी के साथ कुछ खिचड़ी पक रही है। अब उसको भांपने के बाद भी जिस तरह की रणनीति बनाकर नीतीश कुमार ने एक्शन लिया, उसमें कहीं न कहीं लालू यादव और कांग्रेस बिछड़ गए। आज जब उनका इस्तीफा हो जाता है और उसके बाद लालू यादव जब उनका 302, 307 के प्रकरण का कागज दिखाते हैं,
तो वो हास्यास्पद लगता है। यदि वो 302 और 307 के अपराधी थे या आरोपी थे, तो आखिर पिछले 20 महीने से आप साथ में सरकार पर चला रहे हैं। 15 का चुनाव आपने साथ में लड़ा, तो आज अलग होने के बाद इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का, या जो बात हो रही कि लगभग सभी नेता कह रहे हैं आरजेडी के और कांग्रेस के कि नीतीश कुमार ने हमको धोखा दिया। पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आप इतना बौखलाहट कुछ भी दिखा लीजिए। अगर बातें ये होने से पहले कही जाती तो शायद आपका पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आता। नदीम जी, इस सब के बीच में गुजरात से भी लगातार खबरें आ रही हैं, वहां पर जिस तरह से अहमद पटेल का खुद का राज्यसभा की सीट जो है वो खतरे में पड़ती हुई दिख रही है। आपसे मैं बहुत ही सपाट और सीधे जवाब की उम्मीद रखूंगी। कांग्रेस वाकई में क्या अपनी मैनेजमेंट तक भी कर पा रही है? चलिए बाकी बातें ठीक हैं, बात की हैं, लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट में भी कहीं फेलियर नहीं दिख रहा है अगर अहमद पटेल की सीट भी मुश्किल में आती है तो? नहीं, देखिए, गुजरात के संबंध में केवल मुझे ये बात कहनी है कि हमारे पास इस समय 53 विधायक हैं और 46 वोट अगर अहमद पटेल जी को मिल जाएगा तो वो राज्यसभा में चुनकर पहुंच जाएंगे। जितने वोट की अहमद पटेल जी को और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को आवश्यकता है, उसमें 6 वोट हमारी अधिक है। और हमें पूरी ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे विधायक, जो 53 विधायक हैं, वो एक साथ खड़े हैं। अहमद कबूतर आंख बंद कर ले तो शेर नहीं खाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनको बिल्कुल ही दरकिनार कर दें, बिना आग के धुआं नहीं होता है।